अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केम स्पार्क विद शहरियार। आज हम लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग। उसका आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक का नेम है डेटिव बॉन्ड, ठीक है, या फिर हम उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। दोनों चीजें हम कह सकते हैं। हम उसे डेटिव बॉन्ड भी कह सकते हैं, हम उसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का नाम भी दे सकते हैं। सबसे पहले बच्चों हम इसकी डिफाइन करते हैं कि डेटिव बॉन्ड से क्या मुराद होता है। अ बॉन्ड which is formed between atoms when shared pair electron donated by one bonded atom when electron donated by one bonded atom is called dative bond, coordinate covalent bond। अच्छा बच्चों, अब आपको डिफाइन थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी कि यहाँ पे क्या बात डिस्कस हो रही है। मैं आपको समझाता हूँ, सुनिएगा गौर से कि अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, एक ऐसी बॉन्ड जो बनती है। कब बनती है? बिटवीन एटम्स, जो एटमों के दरमियान बनती है। कोई भी जो बॉन्ड है वो एटमों के दरमियान ही बनता है, ठीक है। अब व्हेन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जो उनमें इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा ले रहे हैं, आपस में जो शेयर हो रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम। उसको सिर्फ एक ही बॉन्डेड एटम जो है वो डोनेट कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास है एक एटम ए, ये एटम है बी, ठीक है। सपोज कर लें कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री पड़े हैं, ठीक है। इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? फ्री हैं। ये क्या करेगा? ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस ए को क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। तो देखिए, 2 एटम बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें से एक एटम जो है वो अपने शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को क्या कर देता है? डोनेट करता है। तो इससे बनने वाली जो बॉन्ड है उसको हम क्या कहेंगे? डेटिव बॉन्ड कहेंगे, या फिर हम उसे कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्लियर होगी? आई थिंक आपको डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, इसमें 2-3 बातें और आपने जहन में रखनी है कि इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, अच्छा बच्चों, जो रिप्रेजेंटेशन है, हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये जो डेटिव बॉन्ड है, हम उसको सिंगल हेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो एरो होता है ये आपने लगाना होता है जहां से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं डोनर, और जहां पे जा रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेप्टर। मीन के डोनर से शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं और किस तरफ जाते हैं? एक्सेप्टर की तरफ जाते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी होगी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी एग्जांपल्स इसमें हमने पढ़नी है डेटिव बॉन्ड में। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। हाइड्रोक्सोनियम आयन भी इसको बोलते हैं। क्या होता है जी? हाइड्रोनियम आयन मीन H3O पॉजिटिव। इसकी हमने फॉर्मेशन देखनी है कि इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको वाटर मॉलिक्यूल बनाकर दिखाता हूं कि जो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसमें आप जानते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, और एक हाइड्रोजन इधर लगा होता है, एक हाइड्रोजन आपके पास इस साइड पर लगा होता है। अब आप जानते हैं ऑक्सीजन के पास होते हैं वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन इधर,
एक इलेक्ट्रॉन इधर, इसने तो बॉन्डिंग में हिस्सा ले लिया, इसने कोवलेंट बॉन्ड बना दी, मतलब ऑक्सीजन जो है वो दो कोवलेंट बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया है। नेक्स्ट जो बात है कि अगर मेरे पास एक और एटम जो कि H पॉजिटिव है, अब आपको पता होना चाहिए जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देता है तो उसमें क्या आता है H पॉजिटिव। इस वक्त ये जो H पॉजिटिव है इसको दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब इस ऑक्सीजन के पास दो तो हिस्सा लेके बाकी रहते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, वो एज अ लोन पेयर इस ऑक्सीजन एटम पर मौजूद होते हैं, ठीक है, लोन पेयर की शक्ल में। लोन पेयर किसे कहते हैं? जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें हम लोन पेयर का नाम देते हैं। अब इनमें से एक ऑक्सीजन अपना लोन पेयर जो है वो इस H पॉजिटिव को डोनेट कर देता है, तो इसके नतीजे में क्या बनती है आपके पास? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसे हम डेटिव बॉन्ड का नाम भी बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, H, यहां पर H और ये एरो H और यहां पे ये। अब बच्चों यहां पर ना आपकी बुक में एक मिस्टेक है, उसको आपने देखना है। वहां पे जो पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है वो H पॉजिटिव पे लगा हुआ है, H पे लगा हुआ है, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज आना था वो ऑक्सीजन के ऊपर आता है। याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज उस पे आएगा जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और नेगेटिव चार्ज उस पे आएगा जहां पर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन उसको एक्सेप्ट कर रहा है उस पे नेगेटिव चार्ज आना था। लेकिन देखिए बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन पे पहले से पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव और आएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा किसका? हाइड्रोक्सोनियम आयन का। अच्छा इसमें क्या होता है नेक्स्ट कि हम इसमें ना परसेंटेज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बाज़ बात आपसे क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। इनकी टेस्ट के हवाले से आपसे एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोनियम आयन जो होता है बताएं इसमें कितने परसेंटेज कोवलेंट बॉन्ड है और कितने परसेंटेज इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। तो हम उसके लिए एक फार्मूला यूज करते हैं, उस फार्मूला को आपने नोट कर लेना है, आपके लिए काम आएगा। परसेंटेज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के लिए परसेंटेज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इसके लिए क्या फार्मूला है? इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड, नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब अच्छा बच्चों मल्टीप्लाई इसको करना है 100 के साथ। अब इसमें ना गौर से बात सुननी है, इसमें क्या होता है। अब देखिए इसमें डेटिव बॉन्ड एक क्या है? डेटिव बॉन्ड क्या है? 1, और आपके पास टोटल बॉन्ड कितनी है? 1 2 3, तो टोटल है 3। मल्टीप्लाई कर दे इसको 100 के साथ, तो राउंड अबाउट आपके पास आंसर आएगा 33%। इसका मतलब हाइड्रोनियम आयन में 33% आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है और अराउंड अबाउट 66% उसमें कोवलेंट बॉन्ड है। इस तरह से आप किसी भी कोवलेंट, किसी भी मॉलिक्यूल के दरमियान कोवलेंट और कोऑर्डिनेट की परसेंटेज को मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट फार्मूला। आई थिंक आपको ये एग्जांपल समझ आ चुकी होगी। एग्जांपल नंबर 1 थी हमारे पास। अब हम आते हैं एग्जांपल नंबर 2 की जानिब। एग्जांपल नंबर 2 जो है, एग्जांपल नंबर 2, अब एग्जांपल नंबर 2 है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मीन CO। कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने डिस्कस करना है। अब देखिए बच्चों कार्बन जो है, कार्बन के वैलेंस शेल में आप जानते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं 4 इलेक्ट्रॉन शो करने लगा हूं, देखिएगा 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 4 पूरे हो गए। अब मैं बनाऊंगा ऑक्सीजन को, ठीक है, इसको बनाऊंगा ऑक्सीजन एटम को। ये मेरे पास है ऑक्सीजन का एटम। अब इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं जी। मैं इसको बना रहा हूं, ये 2 और ये 2, ये मैंने 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के आपको दिखा दिए हैं। अब देखिए बच्चों ये जो 2 हैं ये तो कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान इस वक्त, ठीक है। नेक्स्ट जो बात आपने सुननी है वो बहुत गौर से सुननी है कि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6।
हालांकि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बना चुका है, फिर भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अगर मैं ऑक्सीजन की तरफ देखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है और ये दो हैं लोन पेयर जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। अब क्या करता है ऑक्सीजन, रहम करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, समझ रहम करता है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को डोनेट कर देता है। ठीक है, तो बॉन्ड कुछ इस तरह से बनेगी, कार्बन, ये तो आपके पास कोवलेंट बॉन्ड आ गई ऑक्सीजन के साथ, मैं इसको इस तरह से जाहिर कर रहा हूं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके पास इस तरफ से आते हैं, ऑक्सीजन से इस जानिब आ रहे होते हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में ना डॉटेड से जाहिर किया गया है, दोनों सेम डॉट लगा दिए गए हैं, इधर आप वो भी लिख सकते हैं, मतलब इसको आप इस तरह से भी जाहिर कर सकते हैं। असल में ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को ही शो कर रहा है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं इसमें कितने परसेंटेज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा और कितने परसेंटेज इसमें कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होगा, निकाल लेंगे बेटा? जी बिल्कुल, इसमें 33% कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा और 66% इसमें क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होगा। ये थी एग्जांपल नंबर 2। अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 की जानिब। एग्जांपल नंबर 3 बच्चों है ओजोन। ओजोन मॉलिक्यूल में किस तरह से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, बात गौर से सुनिए। अब आपने, मैं बात करता हूं पहले दो ऑक्सीजन एटम्स की, ये एक ऑक्सीजन का एटम, ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम। अब आपको पता है इसके भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और इसके भी वैलेंस शेल में क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बच्चों 2 4 5 6 आपने इसके ऊपर बना दिए, अब 6 ही आप इसके ऊपर बना दें, बना दिए जी, आपने 6 इलेक्ट्रॉन इधर बना दी। अब देखिए बच्चों गौर से बात सुननी है, अच्छे से सुननी है, ये तो आपके पास क्या बन जाएगी, डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गई ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान। अच्छा, इसमें ना एक और ऑक्सीजन का एटम मौजूद होता है, उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप समझ लें वो फ्री रेडिकल की फॉर्म में मौजूद है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है इस ऑक्सीजन एटम को, तो ये अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीट कर चुके हैं दोनों ऑक्सीजन के एटम्स। अब इनमें से एक ऑक्सीजन क्या करता है, वो अपना एक लोन पेयर इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब मैं कहता हूं इसके ऊपर एक तो लोन पेयर है और इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए और इसने एक्सेप्ट किए, तो इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब बच्चों इसमें ना गौर करने वाली बात है कि जो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम आपके पास मौजूद है, ये वाला सेंट्रल ऑक्सीजन एटम, इसने कितनी किस्म की बॉन्ड बनाई हुई है, इसने 2 ही किस्म की बॉन्ड बनाई हुई है। देखें लेफ्ट साइड पर इसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, डबल कोवलेंट बॉन्ड, हम इसे सिंपली लिख देते हैं कोवलेंट बॉन्ड, और राइट साइड पर इसने कौन सी बॉन्ड बनाई हुई है, डेटिव बॉन्ड, जिसे हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक डेटिव बॉन्ड, या जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई किसी में समझ नहीं आता पॉइंट, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे एटम्स भी मौजूद हैं जो ऑक्टेट को वायलेट करते हैं, ऑक्टेट को फॉलो नहीं करते हैं। हमारा टॉपिक का नेम क्या है जी, expanded octet in polyatomic ions। ठीक है, टॉपिक क्या है आपका, एक्सपेंडेड ऑक्टेट इन पॉलीएटॉमिक आयन। हेडिंग थोड़ी लंबी है, लेकिन मैं आपको समझाता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें आपसे पूछी गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस की, कि व्हाट इज पॉलीएटॉमिक आयंस। अच्छा बच्चों, आयंस की बात हो रही है, मतलब यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ तो नेगेटिव चार्ज, ऐसे आयन, दोज आयंस, क्या लिखेंगे आप, दोज आयंस which composed, which are
which are composed of more than one type atoms, more than one type atoms। क्या मतलब, ऐसे आयंस जिसमें क्या हो, एक से ज्यादा किस्म के एटम्स मौजूद हो आयंस, लेकिन एक से ज्यादा किस्म के उसमें क्या मौजूद हो, आयंस सॉरी एटम्स मौजूद हो, उसे हम क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस। क्या नाम दिया जाता है उसे, पॉली एटॉमिक आयंस का नाम दिया जाता है। आई थिंक आपको पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में समझ आ चुकी होगी। अच्छा बच्चों, इसमें ना जो फॉर्मल चार्ज है, इस पे जो चार्ज होता है, फॉर्मल चार्ज हम उस पे चार्ज लगाते हैं, कहते हैं इसमें जो फॉर्मल चार्ज होता है, फॉर्मल चार्ज होता है वो इसका नेट चार्ज ही होता है। इसका क्या होता है, नेट चार्ज ही होता है। वो हम कैसे डिटरमिन करते हैं, वो हम कैसे मालूम करते हैं, कहते हैं इसका जो फॉर्मल चार्ज है, इसमें नेट चार्ज है, वो मालूम किया जाता है किस तरह से, वो इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके, किन इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके, जो मौजूद होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं कहां पर, वैलेंस शेल में। कहां पे मौजूद होते हैं, वैलेंस शेल में। मतलब हम फॉर्मल चार्ज और नेट चार्ज को हम बताते हैं, लेकिन शर्त क्या है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। बात क्या कर रहा हूं, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड बनने के बाद आपने उनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है, गिनना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। जब बॉन्ड बन चुका होता है, फिर उसी के मुताबिक हम उसके फॉर्मल चार्ज और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करते हैं। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ आ चुका होगा। हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट की। हम पहले इसकी एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी एग्जांपल्स जो हैं वो आपके पास क्या शो करती हैं पॉली एटॉमिक आयंस के तौर पर। वो कहता है कि सिवाय, एक्सेप्ट अमोनियम आयन, एक्सेप्ट अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, इस पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है, बाकी आमतौर पर जितने भी पॉली एटॉमिक आयंस हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे SO4 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, I3 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव एटसेट्रा। और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। अच्छा बच्चों, अब हम आते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट की तरफ। एक्सपेंडेड ऑक्टेट, बात क्या कर रहा हूं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट की। अब कुछ ऐसे सम पॉली एटॉमिक एटम्स होते हैं, कुछ ऐसे पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो वायलेट करते हैं। किसको वायलेट करते हैं, ऑक्टेट रूल को। किसको वायलेट करते हैं, ऑक्टेट रूल को वायलेट करते हैं। मतलब कुछ ऐसे पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं जो ऑक्टेट रूल को वायलेट करते हैं, उससे आगे पीछे हो जाते हैं। आगे पीछे से मुराद ये है कि उनके अंदर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, ड्यू टू हायर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वमेंट, ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वमेंट, उनमें हायर ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जिस वजह से वो ऑक्टेट रूल को क्या करते हैं, वायलेट करते हैं। हायर ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट से मुराद है या तो उसमें d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाएगा या फिर उसमें f ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाता है, जिस वजह से वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट को शो करते हैं। हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सबसे पहली एग्जांपल इसमें है सल्फेट आयन। एग्जांपल नंबर 1, सल्फेट आयन, सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव। ये आपके पास क्या होता है, सल्फेट आयन। क्लियर है, सल्फेट आयन। अच्छा बच्चों, अब सल्फेट आयन का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। कुछ इस तरह से होता है, S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, इस सारे के ऊपर क्या होता है, 2 नेगेटिव। ये इसका लीविस डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर है। क्लियर है। अच्छा, अब हमने इसके बारे में कुछ चीजें मालूम करनी।
इसके सेंट्रल एटम के गिर्द आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है। बात कर रहा था कि ये जो सल्फर है, सल्फर एटम का ये सेंट्रल एटम है, इसके इर्द गिर्द आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं कि कितने होंगे। उसके लिए एक फार्मूला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम इज इक्वल टू, क्या है फार्मूला, 2 मल्टीप्लाई बाय, ये 2 आप बॉन्ड की समझ लें, एक जो बॉन्ड होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके लिए हम 2 लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? अब देखिए यहां पर 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय डबल बॉन्ड्स कितने हैं, 2 ही डबल बॉन्ड्स हैं, और आपको पता है 2 डबल बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, हम लिखेंगे 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय सिंगल बॉन्ड में कितने होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 4 तो आ जाएगा 12। इसका मतलब है कि ऑक्टेट में तो होने चाहिए थे 8, लेकिन ये एक्सपेंड कर गया है ऑक्टेट से 4 इलेक्ट्रॉन से। वजह क्या है, इसमें डी ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं तो सल्फर एटम आप जानते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है उसका 60। जो हम बात कर रहे थे सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैंने लिख दी है, उसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये मेरे पास p के ऑर्बिटल्स, ये मेरे पास d के ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिटल मेरे d के, ये मेरे p के, और ये s के, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 2 3 और ये 4, ये खाली होगा। इस वक्त तो आपके पास सल्फर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 बॉन्ड बना सकता है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन ऊपर तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इस जगह पर और एक इलेक्ट्रॉन यहां से इस जगह पे पहुंच जाता है, तो जो नेक्स्ट आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें 1 और 1 2 3 और इस तरह से 5 इसमें चली जाती है, 1 और 2, बाकी आपके पास एम्प्टी होती है। तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब ये 6 बॉन्ड्स बना सकते हैं, मीन 12 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसका मतलब कि सल्फर जो है वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो करता है। क्लियर हो गया? अच्छा, हमारे पास है ना सेकंड जो एग्जांपल है वो है ट्राई आयोडाइड आयन। ट्राई आयोडाइड आयन मतलब I3 नेगेटिव, तो I सिंगल बॉन्ड I सिंगल बॉन्ड I, ठीक है। अब इसमें देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर 2 इधर, 6 2 4 6 2 4 6। अब इसके भी आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के कैलकुलेट करने हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लोन पेयर। अब यहाँ पे लोन पेयर्स है, नॉट अ डबल बॉन्ड, तो अब आपने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 प्लस 6 क्या आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आपके पास क्या करता है, ट्राई आयोडाइड आयन जो है वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो करता है। एक बात आपने जहन में बिठा लें कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट वही शो करेंगे जिसमें d ऑर्बिटल्स और f ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। उसके अलावा जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट इतना शो नहीं करते और s ऑर्बिटल भी एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो नहीं करेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डेटिव बॉन्ड को डिस्कस किया और एक्सपेंडेड ऑक्टेट इन पॉली एटॉमिक आयंस को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह।